पार्ट 92। अद्विक की कार सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और वेदिका के लिए डोर खोलता है। वेदिका कार से बाहर निकलती है और बिना कुछ बोले मेंशन के अंदर चली जाती है। वहीं अद्विक भी वेदिका के पीछे आता है तो देखता है हॉल में अंधेरा था और सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। मतलब साफ था, सब सो चुके थे। अद्विक एक नजर सीढ़ियों से ऊपर जाती वेदिका को देखता है और किचन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वेदिका अद्विका के रूम में आती है और सोती हुई अद्विका को एक नजर देखकर उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अद्विक अपने हाथ में डिनर की प्लेट लिए अपने रूम में आता है तो देखता है रूम में कोई नहीं था। बालकनी का डोर खुला हुआ था। अद्विक डिनर की प्लेट साइड टेबल में रखता है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं बालकनी में खड़ी वेदिका एक टक अपने सामने पसरे अंधेरे को देखते हुए आशीष की कही बातों के बारे में सोच रही थी। ये अद्विक तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक मैं हूँ। तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा वेदिका, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। आशीष की कही ये बातें वेदिका के दिमाग में घूम रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आशीष इस तरह का होगा। आज जब आशीष का सच वेदिका के सामने आ चुका था तो वेदिका को बहुत दुख हो रहा था। वेदू, अद्विक वेदिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वेदिका अद्विक की आवाज से होश में आती है और बिना कुछ बोले पलटकर अद्विक के सीने से लग जाती है। क्या सोच रही थी? अद्विक वेदिका को अपनी बाहों में भरते हुए पूछता है। अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका सिसकते हुए कहती है, मैंने उसे सिर्फ अपना दोस्त माना था अद्विक, मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं वेदिका अभी बोल ही रही थी कि तभी अद्विक वेदिका को खुद से दूर करके उसके होठों पर उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोक देता है। तुझे क्या लगता है, तू मुझे ये सब नहीं बताएगी तो मुझे समझ नहीं आएगा? वेदू, मैं तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। अद्विक वेदिका की आंखों में देखकर कहता है और उसकी आंखों में आए आंसू साफ कर देता है। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा होगा। मैंने उसे अपना दोस्त माना था अद्विक। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों लड़ो। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, तेरा दोस्त होने के नाते मैं उसे एक लास्ट चांस दूंगा, पर अगर वो नहीं माना तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अद्विक अपना फैसला सुनाते हुए कहता है तो वेदिका बिना कुछ बोले उसके गले लग जाती है। अब मैं नहीं चाहता कि तू उसके लिए रोए, इसलिए चल अंदर और चलकर डिनर कर ले, अद्विक कहता है और वेदिका को अपने साथ रूम में ले आता है। बैठ यहाँ, कहकर अद्विक वेदिका को सोफे पर बैठाता है और अपने हाथ से खिलाने लगता है। वेदिका भी अद्विक को खिलाती है और इसी तरह दोनों अपना डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद वेदिका चेंज करके आती है तो देखती है अद्विक उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अद्विक की नजर वेदिका पर पड़ती है तो वो बिना कुछ बोले वेदिका को लाकर बेड पर बैठाता है और चुपचाप उसकी नाइटी का श्रग उसके कंधे से हटाकर अपने हाथ में पकड़ा ऑइंटमेंट लगाते हुए कहता है। अद्विक जानता था कि वेदिका की स्किन बहुत सॉफ्ट है, जरा सा कसकर पकड़ने पर भी रेडनेस आ जाती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले वेदिका को मरहम लगा रहा था जहां आशीष की वजह से लाल पड़ चुका था। वहीं अद्विक की अपने लिए इतनी केयर देखकर वेदिका का दिल भर आता है। एक तरफ आशीष था जो उससे प्यार करने का दावा करता था, लेकिन उसे उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ अद्विक था जो भले ही बोले नहीं, लेकिन अपने एक्शन से वो हर बार ये साबित कर देता था कि उसके लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं। यही सब सोचकर वेदिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो खुद को और रोक नहीं पाती और तुरंत अद्विक की कमर पर अपने हाथ लपेटकर रोने लगती है। अपनी वेदू को रोता देखकर अद्विक उसे नहीं रोकता। वो ऑइंटमेंट साइड में रखकर चुपचाप वैसे ही खड़े होकर बस वेदिका के सर पर हाथ फिराने लगता है। अद्विक का साथ पाकर वेदिका का रोना और बढ़ जाता है। आज जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ना कहीं वेदिका का दिल बहुत दुखा था। उसने आशीष पर विश्वास किया था और उसे अपना एक अच्छा दोस्त माना था। उसे नहीं पता था कि दोस्त के रूप में आशीष इतना घिनौना निकलेगा कि वो उसे पाने के लिए उसे उसके ही प्यार से दूर करने की कोशिश करेगा। काफी देर तक अद्विक वैसे ही वेदिका को संभाले खड़ा हुआ था।
थोड़ी देर बाद वेदिका का रोना कम होता है। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध चुकी थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अद्विक वेदू को इस तरह नहीं देख पा रहा था। वो वेदिका को खुद से दूर करता है और झुककर उसके आंसू पोंछते हुए अपने होठों को बिना कुछ बोले उसके होठों से जोड़ लेता है। अब इसे जरूरत बोले या फिर वक्त की नजाकत, आज वेदिका को यही चाहिए था। इसलिए जब वो अपने होठों पर अद्विक के होठों को महसूस करती है तो उसके हाथ अपने आप ही अद्विक के बालों में आ जाते हैं और वो उस किस में इन्वॉल्व होते हुए अद्विक का साथ देने लगती है। वहीं वेदिका का साथ मिलते ही अद्विक उसे किस करते हुए आराम से पीछे बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आकर वापस उसे किस करने लगता है। अद्विक और वेदिका एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वेदिका को सांस लेने में दिक्कत होती है तो अद्विक उसके होठों को छोड़कर उसके माथे को चूम लेता है, फिर उसकी भीगी हुई पलकों को बारी बारी से अपने होठों से छू लेता है। अद्विक के प्यार को महसूस करते ही वेदिका की सांसें तेज होने लगती है और वो अपनी आंखें बंद किए अद्विक के होठों को अपने होठों गालों पर महसूस करती है। वहीं अद्विक वेदिका के गालों को छोड़ अब वेदिका के गले पर अपने होठ चलाने लगता है। धीरे धीरे उसके होठ नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर इससे पहले कि अद्विक आगे बढ़ता वेदिका के करहाने की आवाज आती है। अद्विक सर उठाकर देखता है तो वेदिका अपनी आंखें नीचे लेटी थी। दर्द की वजह से उसकी भौहें तनी हुई थी। अद्विक की नजर अपने हाथों पर जाती है। उसके हाथ वेदिका के कंधे पर उसकी चोट लगी जगह पर थे, जिसकी वजह से शायद वेदिका को तकलीफ हो रही थी। अद्विक तुरंत अपने हाथों को वेदिका के कंधे से हटाता है और बिना कुछ बोले वेदिका को अपनी बाहों में भरकर बगल में लेट जाता है। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, अद्विक तुम मेरी वजह से मत रुक, सो जा। अद्विक वेदिका की बात बीच में काटकर कहता है और उसके माथे को चूमकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेदिका भी अद्विक का साथ पाकर चुपचाप उसकी बाहों में लेट जाती है और जल्दी उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह आशीष एक कॉफी हाउस के अंदर आता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसे कॉर्नर टेबल पर एक आदमी बैठा नजर आता है। आशीष उसके पास जाकर कहता है, अद्विक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आशीष का सवाल सुनकर अद्विक, जो काफी देर से आशीष का इंतजार कर रहा था, वो एक नजर आशीष को देखता है और शांति से बिना किसी राग लपेट के मुद्दे की बात कहता है, सब कुछ खत्म करते हैं आशीष, दुश्मनी भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, दोस्त बनोगे मेरे? अद्विक की बात सुनकर अब तक शांति से खड़ा आशीष हंसने लगता है। आशीष को हंसते देखकर अद्विक अपना हाथ पीछे खींचता है और असमंजस से आशीष को देखने लगता है। वहीं आशीष अपनी हंसी रोककर मुस्कुराते हुए अद्विक को देखकर कहता है, डर गए? तुम्हें डर लग रहा है ना कि मिस्टर धूपर के प्रोजेक्ट की तरह मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लूं, इसीलिए ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो ना? पर एक बात याद रखना अद्विक सिंघानिया, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन नहीं लेता। आशीष की बात सुनकर अद्विक अपनी जगह से खड़े होता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मैं अब तक शांत था क्योंकि वेदिका के दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो ठीक है, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए मिस्टर रावत, कहकर अद्विक गुस्से से वहां से चले जाता है। वहीं आशीष अद्विक की कही हर बात को हल्के में लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाता है। समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ सब कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद से वेदिका ने आशीष से बात करना तो दूर, उसको देखना तक छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वो अब मिस्टर शिशिर की कंपनी में रहते हुए भी आशीष और उसकी टीम से दूरियां बना चुकी थी। वहीं वेदिका के इस व्यवहार से आशीष का गुस्सा और बढ़ चुका था, उसकी नफरत अद्विक के लिए और बढ़ चुकी थी। आलम यह था कि सिंघानिया कॉरपोरेशन और रावत इंडस्ट्री के बीच टक्कर की बात पूरे बिजनेस मार्केट में फैल चुकी थी, जहां आशीष अपनी नफरत की आग में इस कदर अंधा हो चुका था कि अद्विक को बर्बाद करने के लिए उसने अपनी कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से रावत इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स आशीष से नाराज हो चुके थे। वहीं अद्विक शांति और सूझबूझ से सब कुछ हैंडल कर रहा था। हुआ वही जिसके बारे में सबको पहले से ही पता था।
इस टक्कर का नतीजा ये हुआ कि रावत इंडस्ट्री धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कभी रावत इंडस्ट्री को यूं ही मिल जाया करते थे, वो अब आशीष के हाथ से निकलने लगे और धीरे धीरे रावत इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर पहुंचने लगी। अपने प्रॉफिट को लॉस में बदलता देखकर सारे शेयर होल्डर्स भी आशीष का साथ छोड़ने लगे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ यही हाल हो रहा था आशीष का। आशीष को लगता था कि अगर अद्विक से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो वेदिका खुद ब खुद उसके पास चली जाएगी, और यही सब सोचकर आशीष अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने नाम पर जो शेयर्स थे उन्हें मार्केट में बेचने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, वेदिका और अद्विक का रिश्ता पैसों से तोला नहीं जा सकता। उनका रिश्ता तो इन सब से कई ऊपर था। 2 हफ्तों बाद रावत इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफी गर्म था। आज यहाँ सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स मौजूद थे जो अपने सामने बैठे आशीष को देख रहे थे। नहीं, मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन नहीं करूंगा। ये मेरे डैड की कंपनी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आशीष अपने सामने बैठे शेयर होल्डर्स को देख कर कहता है, मिस्टर आशीष, आपने ऑलरेडी इस कंपनी को काफी बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ है। अब या तो आप अपनी CEO की कुर्सी छोड़िए या फिर हमें हमारा पैसा वापस दीजिए। एक इन्वेस्टर आशीष को देखकर कहता है, पैसा वापस दूं? आप देख रहे हैं ना कंपनी की क्या हालत है। मुझे कुछ समय दीजिए, बस एक बार मिस्टर धूपर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर रावत इंडस्ट्री वापस से खड़ी हो जाएगी। आशीष कहता है, तब तक क्या कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट बचेगा? आपके केवल एक प्रोजेक्ट पर निर्भर रहने से इतनी बड़ी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी मिस्टर रावत। आपकी वजह से ऑलरेडी हमने काफी नुकसान झेल लिया है, पर अब बस। एक और इन्वेस्टर आशीष को देखकर कहता है, इस कंपनी को बचाने के लिए आपको CEO की पोजीशन छोड़नी ही होगी। एक और इन्वेस्टर कहता है। सबकी एक ही रट सुनकर आशीष चिढ़ जाता है। वो गुस्से से सबको देखकर कहता है, ठीक है, मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, लेकिन फिर इस कंपनी का CEO बनेगा कौन? आशीष सबको देखकर पूछता है। तभी किसी की आवाज उस कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजती है, मैं। आवाज सुनकर आशीष आवाज की दिशा में देखता है तो कॉन्फ्रेंस रूम के डोर पर अद्वैत ब्लैक बिजनेस सूट पहने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले चेहरे पर सख्त भाव लिए खड़ा था। अद्वैत को अपने ऑफिस में देखकर आशीष के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद बाकी सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो अद्वैत सिंघानिया? आशीष गुस्से और नफरत के मिले जुले भावों से अद्वैत को देखकर कहता है, तुम्हारा ऑफिस? ना मिस्टर आशीष रावत, तुम्हारा नहीं, मेरा ऑफिस। अद्वैत मुस्कुराते हुए आशीष को देखकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अद्वैत की बात सुनकर आशीष कहता है, ये बकवास नहीं, सच है मिस्टर रावत। कहकर अद्वैत अपने हाथ साथ आए अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट गौरव आशीष के सामने एक फाइल बढ़ा देता है। आशीष एक नजर अद्वैत को देखकर गौरव के हाथ से फाइल लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे आशीष फाइल पढ़ रहा था, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तुमने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए? आशीष हैरानी से अद्वैत को देखकर कहता है, हाँ, जिन जिन लोगों को तुमने अपने शेयर्स बेचे थे उन सब से मैंने वो शेयर्स खरीद लिए और अब मैं तुम्हारी कंपनी में 55% शेयर्स का होल्डर हूँ। इस नाते इस कंपनी का मालिक भी मैं ही हुआ। अद्वैत कहता है तो उसकी बात सुनकर आशीष के होश ही उड़ जाते हैं, मानो जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन ही खींच ली हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना चाहता था, तो फिर तुम ये कैसे? मैंने तो तुमसे तुम्हारा प्रोजेक्ट छीन लिया था, तो ये सब तुमने किया कब? आशीष हैरानी से अद्वैत को देखकर कहता है, तभी जब तुम उस एक प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। आशीष, तुम अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके हो कि तुमने अपना फोकस सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर रखा। तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे आसपास कितना कुछ बदल रहा है। अद्वैत कहता है तो आशीष उसे देखने लगता है। अद्वैत आशीष को देखकर कहता है, एक बिजनेसमैन का पहला रूल होता है कि वो अपनी आंख और कान हर तरफ रखे, उसके आसपास क्या हो रहा है वो इस बात का ध्यान रखे। और तुम पहले रखते भी थे, पर फिर तुमने अपना फोकस बस मुझे अपना टारगेट सेट करने में लगा दिया। मैंने तो तुमसे तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीन लिया था, तुम्हें तो बहुत नुकसान होना चाहिए था। आशीष अद्वैत को देखकर कहता है,
हाँ, मिस्टर धूपर का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और ये बात तुम जानते थे। इसलिए जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं मिस्टर धूपर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो तुमने अपना सारा फोकस उस प्रोजेक्ट में लगा दिया और बस हाथ मुंह धोकर मुझसे उस प्रोजेक्ट को छीनने की कोशिश करने लगी, जिससे तुम कामयाब भी हो गए। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि उस प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिनसे मुझे मिस्टर धूपर के प्रोजेक्ट से कई गुना प्रॉफिट हुआ है। अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर आशीष की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आशीष ने अपने सोर्सेज से पता लगवाया था, सिंघानिया कॉरपोरेशन उस वक्त मिस्टर धूपर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो फिर बाकी के प्रोजेक्ट्स अद्विक ने कब कंप्लीट किए, ये सोच सोचकर आशीष परेशान हुआ जा रहा था। और मेरी कंपनी के शेयर्स वो कब खरीदे तुमने? आशीष हैरानी से अद्विक को देखकर पूछता है, क्योंकि उसने अद्विक पर नजर रखवाई थी और ऐसी कोई भी न्यूज उसे नहीं मिली थी जिससे उसे पता लग सके कि अद्विक उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। मैंने नहीं खरीदा, बल्कि मेरे लॉयर अंगद ने खरीदा है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। उसने तुम पर नजर रखी, तुमने जिन लोगों को अपने शेयर्स बेचे, उसने उन सभी से मेरे नाम पर शेयर्स खरीद लिए। सो आज से इनफैक्ट अभी से रावत इंडस्ट्री भी अद्विक सिंघानिया की हुई और साथ ही मिस्टर धूपर का प्रोजेक्ट भी मेरा हुआ। अद्विक कहता है तो आशीष अपनी बेवकूफी पर खुद ही मुस्कुरा देता है। इसका मतलब मैं गलत था। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बर्बाद कर पाता, तुमने ही मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आशीष अद्विक को देखकर कहता है तो अद्विक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ आशीष। 5% शेयर्स अभी भी तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा ईगो हर्ट ना हो तो तुम मेरे अंडर रहकर काम कर सकते हो, वरना अपने वो 5% शेयर्स भी मुझे बेच दो। कल तक का समय है, सोचकर बता देना। और हाँ, मेरे सक्सेस की खुशी में कल पार्टी है, तो तुम्हें इनवाइट किया है, आ जाना और वहीं अपना फैसला भी बता देना। कहकर अद्विक वहां से चले जाता है। विवान के घर पर, अरे रोशनी, ये सब क्या है? इनमें मिठाइयाँ कहाँ हैं? विवान किचन में आकर अपने सामने ढेर सारे नाश्ते को देखकर उनमें मिठाइयाँ ढूंढते हुए कहता है, विवान भैया, मिठाइयाँ आई ही कहाँ है? मिठाई वाले को फोन किया था, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है। रोशनी विवान को देखकर कहती है, अरे ऐसे कैसे? शाम को लड़के वाले आने वाले हैं और अब तक मिठाइयाँ ही नहीं आई। रुको, मैं फोन करता हूँ। कहकर विवान अपना फोन लेकर किचन से बाहर चले जाता है। मनोज जी की नजर जब विवान पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर कहते हैं, विवान बेटा, वो अंकल, आप परेशान मत होइए, सब कुछ लगभग हो ही चुका है, बस मिठाइयाँ बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएंगी, कोई कमी नहीं रहेगी। विवान मनोज जी की बात काट कर कहता है तो उसकी बात सुनकर मनोज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारे रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। बस अब मेरी मीरा की जिंदगी संवर जाएगी अंकल। हमारी मीरू है ही इतनी टैलेंटेड, कोई लड़का चाह कर भी मना नहीं कर सकता। कहते कहते विवान की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे वो बड़ी ही सफाई से छुपा लेता है। अच्छा अंकल, आप बैठिए, मैं ये मिठाई वाले को फोन करके आता हूँ। कहकर विवान बिना कुछ सुने वहां से चले जाता है। वहीं मनोज जी विवान को जाते देखकर मुस्कुरा देते हैं। अरे भाई साहब, शाम को मेहमान आने वाले हैं और आपने अब तक मिठाई नहीं भेजी। आप भेज रहे हैं या मैं विवान अभी फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एकदम से रूम में खींच लेता है। ऐसे एकदम से किसी के खींचने से विवान हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने अपनी आंखों में आंसू और ढेर सारी नाराजगी लिए मीरा खड़ी थी। मीरू, विवान अभी कह ही रहा था कि मीरा रोते हुए जोर जोर से विवान के सीने पर मुक्के बरसाने लगती है। मीरू रुको। विवान मीरा को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रुक ही नहीं रही थी। तभी विवान मीरा का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाता है, मीरा, मुझे लग रही है, तो लगने दो, इसलिए तो मार रही हूँ। मीरा भी चिल्लाकर कहती है और फिर रोने लगती है। क्यों कर रहे हो ये सब? मैं बात करती हूँ ना पापा से, वो समझ जाएंगे। मीरा रोते हुए विवान को देखकर कहती है, हरगिज नहीं, मैं नहीं चाहता कि अंकल हर्ट हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए बेहतर है कि उनकी खुशी के लिए वो सब करो जो वो चाहते हैं। विवान मीरा को रोकते हुए कहता है, और हमारा क्या? हमारी खुशी का क्या फेफ? मेरी खुशी का क्या? विवान की बात सुनकर मीरा उससे सवाल करती है तो विवान कोई जवाब नहीं दे पाता।
तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, डैम इट। तुम समझ रहे हो इसका मतलब? विवान को चुप देखकर मीरा गुस्से से कहती, हाँ समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, इसलिए जाओ अच्छे से रेडी हो। विवान बिना किसी भाव के मीरा को देखकर कहता है, क्या मैं रेडी हूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं विव? पापा मेरी कहीं और शादी कराना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए किसी और को पसंद किया है। विवान की बात सुनकर मीरा कहती है, जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से रेडी हो जाओ, ताकि जब वो लड़का तुम्हें देखे तो देखते ही रह जाए। कहते कहते विवान का गला भर आता है। इससे पहले कि मीरा के सामने वो कमजोर पड़ता, विवान बिना कुछ सुने वहां से चले जाता है। नहीं करना मुझे शादी, मैं क्या करूं? तुम क्यों नहीं समझते बेब? मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। विवान को जाता देखकर मीरा रोते हुए चिल्लाकर कहती है और वहीं जमीन पर बैठकर अपने घुटनों पर सर छुपाए रोने लगती है और याद करने लगती है कि कैसे कल डिनर टेबल पर मनोज जी ने उसकी शादी की बात कही थी। फ्लैशबैक। मीरू बस करो, अब और नहीं खाया जाएगा। विवान मीरा को रोकते हुए कहता है, जो जबरदस्ती उसकी प्लेट में और खाना डाले जा रही थी। ये क्या बात हुई विव? तुम ऑफिस में भी काम की वजह से ठीक से खा नहीं पाते, कम से कम घर पर तो अच्छे से खाओ, मीरा कहती है और जबरदस्ती विवान की प्लेट में एक और रोटी रख देती है। मीरू यार, अंकल आप ही समझाइए इसे, ये ऐसे ही खिलाती रही ना तो एक दिन मेरा पेट फट जाएगा। विवान चिढ़कर कहता है तो मनोज जी और मीरा मुस्कुरा देते हैं। तुम दोनों अपना खुद संभालो। वैसे विवान, मुझे तुम्हें कुछ बताना था बेटा। मनोज जी विवान को देखकर कहते हैं। हाँ बोलिए ना अंकल। विवान खाते हुए बेपरवाही से कहता है, मैंने एक लड़का पसंद किया है मीरा के लिए। मनोज जी कहते हैं तो विवान के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं। वो हैरानी से मनोज जी की तरफ देखता है तो मनोज जी उसे ही देख रहे थे। वहीं अपने पापा के मुंह से किसी और के साथ अपनी शादी की बात सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। वो मनोज जी को रोकते हुए कहती है, पर पापा आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। विवान भर्राए गले से कहता है तो उसकी बात सुनकर मीरा हैरान होते हुए विवान को देखकर कहती है, विव। लेकिन इससे पहले कि मीरा आगे कुछ कहती, विवान अपने बगल में बैठी मीरा का हाथ पकड़कर दबा देता है, मानो उसे कुछ ना कहने का इशारा कर रहा हो। हाँ बेटा, वो बहुत अच्छा है, मीरा को बहुत खुश रखेगा। बल्कि उसकी बहन तो काफी दिनों से लगी है मीरा से मिलने के लिए, तो अगर तुम सही समझो तो क्या मैं उसे कल बुला लूं? मनोज जी मुस्कुराते हुए विवान को देखकर कहते हैं तो मीरा उन्हें रोकते हुए कहती है, लेकिन पापा मैं अभी। हाँ क्यों नहीं अंकल, ये आप ही का घर है, आप जब चाहें जिसे चाहें यहाँ बुला सकते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। कहकर विवान बिना कुछ सुने वहां से चले जाता है। मैं अभी आई, कहकर मीरा भी विवान के पीछे चली जाती है। वही विवान, जिसने काफी देर से खुद के इमोशंस को संभाले हुए था, वो अपने रूम में आकर डोर नॉक करने लगता है। तभी उसके पीछे आ रही मीरा विवान को रोकते हुए कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं, हम कल बात करेंगे। कहकर विवान डोर लगाने लगता है तो मीरा गुस्से से डोर खोलकर अंदर आते हुए कहती, कल कब बात करेंगे? जब वो लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाएंगे तब। मीरू अभी जाओ यहाँ से, विवान कहता है। क्यों जाऊं? विवान की नम आंखों को देखकर और ये आंसू। अब रोकर क्या फायदा विव? जब बोलना चाहिए था तब तुमने कुछ बोला नहीं। मीरा विवान को देखकर गुस्से से कहती है और फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने नहीं बोला तो क्या हुआ, मैं बोलूंगी। चलो मेरे साथ, मैं अभी पापा को हमारे बारे में बताती हूँ। कहकर मीरा विवान को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी विवान मीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? फिर पापा को हमारे बारे में बताना पड़ेगा ना। मीरा अपनी आंखों में आंसू लिए विवान को देखकर कहती है, क्या बताओगी कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं? विवान कहता है तो मीरा उसे असमंजस से देखने लगती है। विवान मुस्कुराते हुए नम आंखों से मीरा को देखकर कहता है, तुम्हें पता है मीरू, मैंने अपने मॉम डैड को बहुत छोटी उम्र में ही एक एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद से अपने क्या होते हैं, अपनों का प्यार क्या होता है, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन से अंकल मेरे सूने घर में आए हैं ना,
उस दिन से मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं अनाथ नहीं हूँ। बेशक वो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भी एक बाप का प्यार दिया है। वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। तुम्हें पता है, जब भी वो मेरे सर पर हाथ फेरते हैं या ऑफिस से लेट आने पर डांटते हैं ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है जैसे मेरे डैड मुझे डांट रहे हैं। मॉम डैड को खोने के बाद मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अंकल के आने के बाद से मैं खुश रहने लगा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि जब अंकल को हमारे बारे में पता चले तो मैं अंकल की नज़रों से गिर जाऊं। उनका वो ये प्यार, ये डांट, ये अपनापन मैं खोना नहीं चाहता मीरू। विवान की बात सुनकर मीरा को समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या बोले, लेकिन फिर भी वो विवान को समझाते हुए कहती है, फिफ, हम पापा से बात करते हैं ना। नहीं, अंकल ने जो फैसला लिया है अब वही होगा, कहकर विवान बिना कुछ सुने वॉशरूम में चले जाता है और वहीं मीरा रोने लगती है। फ्लैशबैक एंड। बेशक तुम हार मान सकते हो, पर मैं नहीं। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती विव, पर मैं क्या करूं? वेदिका, अचानक खुद से कहते हुए मीरा को वेदिका की याद आती है और वो जल्दी से उठकर वेदिका को कॉल करने लगती है। ये वेदिका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अद्विक को कॉल करती हूँ, कहकर मीरा अद्विक को कॉल करने लगती है। वहीं सिंघानिया कॉरपोरेशन में अपने कैबिन में बैठा अद्विक अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट गौरव को देखकर कहता है, बाकी सारी तैयारियां हो गई? जी सर, सब कुछ हो चुका है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज कल की पार्टी के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। इनफैक्ट जब से उन्हें पता चला है कि उन सबको कल बोनस मिलने वाला है, सब बहुत खुश हो गए हैं, गौरव कहता है। गौरव की बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है तो गौरव आगे कहता है, वैसे सर, इटली से मेल आया था, मिस्टर निक की मैनेजर कल इंडिया पहुंच जाएगी, तो क्या मैं उन्हें भी पार्टी में बुला लूं? हाँ, क्यों नहीं, मैं कल पार्टी में ही उनसे मिल लूंगा, तुम उन्हें बुला लो, अद्विक कहता है तो गौरव जी सर बोलकर वहां से चले जाता है। वहीं अद्विक वापस अपने काम में लग जाता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। अद्विक देखता है कॉल मीरा की है तो वो पिक करते हुए कहता है, मीरा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, कल पार्टी है, तुम्हें और विव। मीरा, तुम रो रही हो? अद्विक का सवाल सुनकर मीरा जो फोन पर सिसक रही थी, एकदम से उसकी रुलाई फूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या होगा आगे? क्या मीरा और विवान एक दूसरे से एक बार फिर दूर हो जाएंगे? सब कुछ जानने के बाद अद्विक क्या करेगा? क्या अद्विक मनोज जी को समझा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।